नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे सुखोई 30 MKI और उससे जुड़े हुए अपग्रेडेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसको लेकर के हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने आपको बताया था कि किस तरह भारतीय वायुसेना सुखोई को अपग्रेड करने जा रही है और उसकी लाइफ को 2050 और उसके बियॉन्ड तक एक्सटेंड करने वाली है। अब इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई यहाँ पर एक न्यूज़ आती हुई नजर आई है जहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हमारे PM हेड करते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक फाइनल नोट भेजा गया है इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम के रिलेशन में, जहां पर पहले बैच के अंदर 84 सुखोइस को अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यहां पर एक अमाउंट सैंक्शन करने वाली है और ये अमाउंट लगभग 63,000 करोड़ विच इज रफली नियर अराउंड $7.5 बिलियन होता है। सो ये अमाउंट यहां पर सैंक्शन किया जाने वाला है। इसके बाद यहां पर डेवलपमेंट वर्क, फ्लाइट जो टेस्टिंग है वो हो जाएगी। इसके बाद जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं वो यहां पर शुरू हो जाएंगे और आने वाले 7 सालों में ये 84 सुखोइस तो बन करके तैयार हो ही जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड बैच यहाँ पर अपग्रेड होने वाला होगा उसको भी लेकर के आने वाले टाइम में प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी और अगले 15 साल में इन सभी सुखोइस को यहाँ पर अपग्रेड किया जाना है। अब इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम के बाद जब सुखोई बन करके तैयार होगा तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत की जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को लेकर के जो टेंशन है और भारत जिस तरह से उसको अपनी फोर्स में इंक्लूड करना चाह रहा है उसकी कमी कहीं ना कहीं ये सुखोई यहाँ पर पूरी करने वाला है और ये एज गुड एज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जैसा होगा। हालांकि ये स्टेल्थ ही नहीं होगा बट लगभग उसी की तरह की कैपेबिलिटीज, उसी तरह की जो उसकी लिथैलिटी है वो ये पोजेस करेगा और ये कहीं ना कहीं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करने वाला है। तो आज के हम सेशन में यही देखेंगे क्या सच में ये जो सुखोई बन करके आने वाला है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो क्वालिटीज हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको कहीं मैच कर पाएगा। सुखोई जो कि एक रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है जिसको HAL ने रशियन लाइसेंस पर भारत में ही मैन्युफैक्चर किया है और जितने भी सुखोई हम अभी फ्लाई कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मेड इन इंडिया है, जिनके अंदर 80% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट को इस्तेमाल किया गया है। और ये जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम अभी हमने शुरू किया है ये भी हम इंडिजिनस लेवल पर विदाउट एनी रशियन असिस्टेंस यहाँ पर पूरा करने जा रहे हैं। और सुखोई के साथ भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया है और वो सिस्टम्स भी इंटीग्रेट किए हैं जो कि वेस्टर्न ओरिजिन के हैं, जैसे कि कुछ फ्रांस के सेंसर्स हो गए या फिर जो इजराइल है उसका रेडार हो गया, इसी तरह साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के कुछ इक्विपमेंट हो गए। तो इस तरह से हमने अपने इंडिजिनस लेवल पे भी जो हमने सिस्टम्स बनाए हैं वो भी हमने सुखोई के साथ इंटीग्रेट किए हैं। तो सुखोई के साथ हमने पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेट करने की कोशिश की है और अब ये जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं जो कि इवन रशियन ओरिजिन का सुखोई है और जो रशिया में अभी अपग्रेडेशन प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि रशिया भी अपने सुखोइस को वहाँ पर अपग्रेड कर रहा है, जिसका ऑफर रशिया ने भारत को दिया था बट भारत ने डिनाई कर दिया कि भारत अपने इंडिजिनस लेवल पर ही यहाँ पर सुखोई को अपग्रेड करेगा। तो जो रशिया में अपग्रेडेशन हो रहा है और जो यहाँ पर अपग्रेडेशन हो रहा है उन दोनों में बहुत डिफरेंस है और जो हमारा सुखोई बन करके निकलेगा वो रशिया के सुखोई से काफ़ी ज़्यादा लीथल होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सुखोई के अंदर न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके अलावा यहाँ पर सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और बहुत सारे ऐसे वेपन्स इंटीग्रेट किए जाएंगे जैसे कि हमारी ब्रह्मोस और हमारी जो निर्भया मिसाइल है वो हम सुखोई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी यहाँ पर इसके साथ इंक्लूड की जाएंगी और इसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये वही सूट है जो कि हमने जो MiG-29 UPG है उसके अंदर इस्तेमाल किया है और जैगुआर डैरन 3 के अंदर भी हमने इसको इस्तेमाल किया है। इसी तरह यहाँ पर हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी इस एयरक्राफ्ट को देने जा रहे हैं, जिसके थ्रू ये बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम से जो न्यूज़ है वो गैदर करेगा, जैसे कि ग्राउंड रेडार्स हो गए या फिर एवॉक सिस्टम्स हो गए। तो उन सभी से ये एक तरह से नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम से जुड़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एनहांस डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये बहुत हद तक जो सुखोई है उसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है इस एयरक्राफ्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये एक 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक मेन कंपोनेंट है, क्योंकि जो ज़्यादातर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एयरक्राफ्ट है उन सभी के अंदर इस तरह के सिस्टम दिए जाते हैं जिसके थ्रू पायलट को एक हायर डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम में यहाँ पर सुखोई का रेडार भी बदला जा रहा है। हालांकि जो सुखोई का एग्जिस्टिंग रेडार है जो कि N00M बार जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट इसकी जगह पे यहाँ पर और पावरफुल रेडार को लगाया जा रहा है जो कि हमारे इंडिया में ही बना हुआ इंडिजीनियसली बिल्ट रेडार जिसका नाम विरूपक्षा रेडार है। और विरूपक्षा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार है जो कि गैलियम
गैलियम नाइट्राइड पर बेस्ड है और ये हमारे उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार का एक एडवांस वेरिएंट है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये लगभग सुकोई का जो अभी अपग्रेडेशन प्रोग्राम रशिया में चल रहा है और जो सुकोई का वहां पर रेडार यूज किया जा रहा है, जिसको स्नो लेपर्ड रेडार बोलते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है। तो विरूपक्षा लगभग स्नो लेपर्ड रेडार के इक्विवेलेंट माना जाता है और कुछ हद तक यहां पर ये भी बातें हो रही हैं कि जो विरूपक्षा है वो भी कहीं ना कहीं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना और पाकिस्तान के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में हमारा सुकोई जो है उस केस में भारी पड़ सकता है, क्योंकि 10-12 किलोमीटर तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी कुछ रेडार जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि S-400 या S-500 के रेडार्स हैं। उनके बारे में तो अमेरिका ने भी एडमिट कर लिया है कि हाँ, ये दोनों जो एयर डिफेंस सिस्टम है और इनके जो रेडार्स हैं वो कुछ हद तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस से ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा विरूपक्षा रेडार कुछ हद तक भी ट्रैक कर लेगा तो भी हमारे सुकोई को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटीज है वो जो है बहुत हद तक यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ क्योंकि ये गैलियम नाइट्राइड रेडार है, इसी वजह से ये काफी कम पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से इंजन पे पड़ने वाला जो लोड है वो भी कम किया जा सकता है और एयरक्राफ्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर डिस्टेंस से भी ट्रैक कर सकता है। इसी तरह का एक रेडार F-35 और F-22 के अंदर भी यूज किया गया है। तो ज्यादातर जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो इसी तरह के रेडार्स को आजकल के टाइम में यूज कर रहे हैं। इवन जो चाइना का J-20 है या फिर रशिया का Su-57 है, वो सभी इसी तरह के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार जो कि गैलियम नाइट्राइड पर बेस्ड है वो यूज कर रहे हैं। हालांकि इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम में इंजन के साथ किसी भी तरह का अपग्रेडेशन नहीं किया जा रहा है और इवन जो इसका एयरफ्रेम है उसके साथ भी कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। तो इंजन और एयरफ्रेम को पूरी तरह इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम से अलग रखा गया है। बट फिर भी क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल यहाँ पर सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं, इतने ज्यादा पावरफुल रेडार्स, इतने ज्यादा पावरफुल जो एवियोनिक्स है वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इन सब में इंजन की जो पावर है वो उसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि ये सभी जो सेंसर्स हैं, जो ये एवियोनिक्स है वो पावर कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से इंजन जो इसकी एग्जिस्टिंग इंजन है AL-31FP, उसको लेकर के भारत में डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, क्योंकि भारत सरकार की एक लेबोरेटरी है, वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाई हुई है जहां पर इस इंजन की जो सर्विस लाइफ है उसको एक्सटेंड किया जा सके। हालांकि रशिया ने भारत को यहाँ पर ऑफर किया था कि जो रशिया अपने इंडिजिनियस लेवल पर वहां पर इंजन बना रहा है, क्योंकि रशिया भी यहाँ पर इसके इंजन को अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि इसके इंजन का जो सर्विस लाइफ थी वो लगभग 2000 आवर्स की थी। और अब जो यहाँ पर इंजन बनाया जा रहा है AL-41F, जिसको रशिया चाहता है कि भारत इसको अपने सुकोई के अंदर यूज करे, इसमें जो सर्विस लाइफ वो लगभग 4000 आवर्स की है, जो कि इसके एग्जिस्टिंग इंजन यानी कि 2000 से लगभग दोगुनी है। बट यहाँ पर भारत इस इंजन को लेने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। भारत चाहता है कि इसके एग्जिस्टिंग इंजन को, जिसको हम भारत में ही बना रहे हैं, जिसके में से ज्यादातर जो कंपोनेंट है वो भारत में ही बनाए जाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ के लगभग 20 से 25% कंपोनेंट है जो कि हम रशिया से मंगाते हैं, बट बाकी सारी चीजें भारत में ही बनाई जाती हैं। तो जो AL-31FP है उसको हम इंडिजिनस लेवल पे बना सकते हैं, बट ये जो AL-41FP जो कि रशिया बना रहा है, हालांकि इसकी सर्विस लाइफ तो दुगनी है, बट ये एक तरह से एडिशनल कॉस्ट के साथ आएगा। इसके अलावा क्योंकि रशिया के ऊपर लगातार यहाँ पे प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो रशिया इस तरह के इंजन को सप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। और वैसे भी ये इंजन अभी पूरी तरह बन करके तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि जो रशिया को एयरक्राफ्ट मिले हैं, यानी कि रशियन एयरफोर्स को जो रशिया ने अभी एयरक्राफ्ट डिलीवर किए हैं आफ्टर अपग्रेडेशन, वहां पर भी जो इंजन यूज हुआ है वो पुराने वाला AL-31FP ही यूज हुआ है। यहाँ पर 41F को अभी यूज नहीं किया गया है। तो जो इंजन अभी बना ही नहीं है उसको भारत लेने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि भारत यहाँ पर अपने इंडिजिनियस लेवल पर इसमें कुछ चेंजेस कर रहा है, बट उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है। कई सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो अभी भी रशिया से आते हैं, जैसे कि LRU यूनिट है वो अभी भी रशिया से आ रही है। तो इस तरह से भारत इसके इंजन को लेकर के अभी थोड़े से विचार विमर्श में है, बट आने वाले दिनों में इसके इंजन के ऊपर भी भारत लगातार काम कर रहा है। बट वैसे भी जो एग्जिस्टिंग इंजन है वो काफी ज्यादा पावर जनरेट करता है, लगभग 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ये एयरक्राफ्ट पैदा करता है, जो कि हमारे रेफाल जो कि लगभग 78 से लेकर के 80 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर रहा है, उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इन सब फीचर के साथ साथ यहाँ पर एक और फीचर जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या फिर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर इसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, और वो है मैंडेड अनमैंडेड टैमिंग कैपेबिलिटी, यानी कि एक ऑटोनोमस ड्रोन विद द यूजिंग ऑफ AI टेक्नोलॉजी एंड डेटा लिंक्स के थ्रू इसके साथ ऑपरेट करेगा, सो दैट यहाँ पर मिशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। तो जिस तरह से विंग लॉयनमैन कंसेप्ट के थ्रू एक ड्रोन एक मैंडेड एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई करेगा, और
जिस तरह से मैंडेड एयरक्राफ्ट इस ड्रोन को इंस्ट्रक्शन देंगे और मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको दिए जाएंगे, चाहे वो सर्विलेंस से रिलेशन में हो या फिर किसी एरिया में अटैक करना हो या फिर सुसाइडल मिशन हो, तो इस तरह के मिशंस को एयरक्राफ्ट विदाउट क्रॉसिंग दी बॉर्डर्स और विदाउट गोइंग इनटू द मेन बैटलफील्ड यहां पर ऑपरेट कर सकता है। तो सुकोई भी आने वाले दिनों में इस तरह की कैपेबिलिटीज को पोजेस करेगा, सो दैट सुकोई किसी को किसी एरिया में जाना ही ना पड़े और वहां पर जाए बिना ही वो विद द यूजिंग ऑफ दिस विंग लॉयलमेंट कंसेप्ट एयरक्राफ्ट या फिर जो अनमेंडेड एयरक्राफ्ट होते हैं उनके थ्रू ही अपने मिशन को कंप्लीट कर ले। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर ये सिस्टम्स होते हैं, और क्योंकि सुकोई स्टेल्थ नहीं है और इसके एयरफेयरिंग पे अंदर भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट वन चेंज कि हम इसके ऊपर एक कोटिंग करने जा रहे हैं सो दैट यहाँ पर जो रडार वेव्स हैं वो कम की जा सकें। तो जो RCS इसका रडार क्रॉस सेक्शन वो इस पेंट से थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट पूरी तरह यहाँ पर इसको ढका नहीं जा सकता क्योंकि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। बट ये बैटलफील्ड में जाए बिना ही अपने मिशन को अगर कंप्लीट कर सकता है विद द यूजिंग ऑफ दिस मैंडेड अनमैंडेड टाइमिंग कैपेबिलिटी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। तो इस तरह से इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी के अंदर भी यहाँ पर एनहांसमेंट होगा। और जिस तरह से ये एयरक्राफ्ट एक सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है, तो कोई भी एयरक्राफ्ट अगर इसके सामने अगर डॉग फाइट सिनेरियो होता है, कहीं डॉग फाइट होती है इस एयरक्राफ्ट की किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ, तो ये इजीली उसको नॉक डाउन कर देगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरेबल है। F-35 हुआ, F-22 हुआ, ये सभी एयरक्राफ्ट इतने ज़्यादा मैन्यूवरेबल नहीं है जितना कि सुकोई है। बट अगर कहीं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के सामने इसका सामना होता है, और क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक तरह से रडार के ऊपर इसको दिखाई नहीं देगा, बट ये अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज रहते हुए ही अपने मिशंस को कंप्लीट कर दे विदाउट गोइंग इनटू द बैटलफील्ड, तो ये कहीं ना कहीं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उसको मैचअप कर सकता है। इसके अलावा अगर भारत यहाँ पर VHF रडार जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं उनके ऊपर फोकस करे, तो ये रडार्स कुछ हद तक सुकोई की ये जो स्टेल्थ को लेकर के कमी है उसको मैचअप कर सकते हैं। क्योंकि सुकोई को अगर अपने एनिमी एयरक्राफ्ट यानी कि जो एनिमी देश का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसकी पोजीशन अगर पता चल जाए तो सुकोई उसको कन्फ्रंट कर सकता है इजीली। सो सुकोई का यहाँ पर सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और जो उसको स्टेल्थ को लेकर के उसकी कमी है वो यहाँ पर कवर अप की जा सकती है। तो इस तरह से सुकोई का अपग्रेडेड वर्जन के साथ अगर कुछ और सिस्टम्स यहाँ पर एड ऑन किए जाए तो कुछ समय तक कुछ हद तक यहाँ पर ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सकता है। सुकोई जब बन करके आएगा तो वो 4.5 जनरेशन से प्लस का एयरक्राफ्ट होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग रफाल के सिस्टम्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर सिस्टम सुकोई के अंदर होने वाले हैं। अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और हाँ कमेंट भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।